तो बांग्लादेश एक बार फिर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक सरकार गिर गई है। लेकिन ये सब कुछ मतलब रातों रात नहीं हुआ। आज जो हम देख रहे हैं ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुराने संघर्ष और जियोपॉलिटिक्स में। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई 2024 में जो स्टूडेंट्स नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका 1971 की आज़ादी की लड़ाई से क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो धागा है जो हमें बांग्लादेश की पूरी कहानी समझाएगा। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। देखिए, किसी भी देश के आज को समझने के लिए ना, उसके कल को जानना बहुत जरूरी होता है। और बांग्लादेश का जो कल है वो आग और खून से लिखा गया है। इसकी बुनियाद ही एक ऐसी जंग पर रखी गई थी जिसने साउथ एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, साल था 1947, एक नया देश बना पाकिस्तान। पर इसमें एक बहुत बड़ी अजीब बात थी। इसके दो हिस्से थे और दोनों के बीच में हजारों मील का भारत का फासला था। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। अब कहने को तो ये एक ही देश थे, पर इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनके अधिकार, सब में जमीन आसमान का फर्क था। और ये जो भेदभाव था ना, ये एक ज्वालामुखी की तरह था, जो ठीक 24 साल बाद 1971 में फटा और जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। और ये जो भेदभाव था, ये सिर्फ नक्शे पर नहीं था। असल में ईस्ट पाकिस्तान जो देश के लिए ज्यादातर पैसा कमाता था, उसे ही अपनी कमाई का हिस्सा नहीं मिलता था। उनकी अपनी बंगाली भाषा को दबाया जा रहा था और उन पर उर्दू थोपी जा रही थी। मतलब पावर और पैसा दोनों वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक तरह से अपने ही देश के एक हिस्से पर राज करने जैसा था। और बस इसी बात ने आज़ादी की लड़ाई की आग लगा दी। अब इस पूरे झगड़े में भारत चुपचाप तो बैठ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि लाखों की तादाद में रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी, भारत की सीमाओं में घुस रहे थे। तो भारत के लिए बांग्लादेश की मदद करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिक मूव भी था। अपनी पूर्वी सरहद को सेव करना और इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को अपने फेवर में करना। अब बांग्लादेश का जन्म ना किसी शांत दुनिया में नहीं हुआ था। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, जब पूरी दुनिया दो सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बटी हुई थी। और ये जो नया छोटा सा देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, वो इस ग्लोबल चेस गेम का एक बहुत ज़रूरी मोहरा बन गया। भारत ने तो पूरी तरह से बांग्लादेश का साथ दिया। न सिर्फ अपनी आर्मी भेजकर मुक्ति वाहिनी की मदद की, बल्कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश के लिए डिप्लोमैटिक सपोर्ट भी खड़ा किया। सच तो यह है कि भारत का यही कदम वो डिसाइडिंग फैक्टर था, जिसने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर किया और बांग्लादेश की जीत पक्की कर दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़ी कंफ्यूजन में था। पाकिस्तान कोल्ड वॉर में उनका एक खास साथी था। इसीलिए वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन को जानते हुए भी निक्सन सरकार पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के आदर्शों और उसके अपने स्ट्रैटेजिक फायदे के बीच एक सीधा सीधा टकराव था। और इस चेस बोर्ड पर तीसरा बड़ा खिलाड़ी कौन था? सोवियत यूनियन। भारत के साथ उसकी दोस्ती की ट्रीटी थी, तो उसने अमेरिका और चीन को बैलेंस करने के लिए भारत बांग्लादेश की साइड ली। तो इस तरह बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रही, बल्कि कोल्ड वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 50 साल आगे। कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये जियोपॉलिटिकल खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सच कहूं तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आज ये देश एक नए ग्रेड गेम का मैदान बन गया है। आज के इस खेल में तीन बड़े प्लेयर्स हैं। एक तरफ है चीन, जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश में अरबों डॉलर लगा रहा है, सड़कें बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से चीन के इस बढ़ते दबदबे को रोकना चाहता है। और फिर है भारत, जो अपने पुराने रिश्तों और अपनी सिक्योरिटी की चिंताओं की वजह से इस इलाके में अपना असर बनाए रखना चाहता है। तो बांग्लादेश एक तरह से इन तीन बड़ी ताकतों के बीच में फंसा हुआ है, एक रस्सी पर चल रहा है। उसे चीन से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, अमेरिका से ट्रेड और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी चाहिए, और भारत के साथ अपने रिश्ते भी ठीक रखने हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, जहां जरा सी भी चूक देश को किसी एक पावर के पाने में ढकेल सकती है और बाकियों को नाराज कर सकती है। और इसी जियोपॉलिटिकल खींचतान के बीच साल 2024 में देश के अंदर से ही एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर बिल्कुल 1971 की तरह
बांग्लादेश की सड़कों पर लोग उतर आए, पर इस बार उनका गुस्सा किसी और देश के खिलाफ नहीं, अपनी ही सरकार के खिलाफ था। इस पूरे विद्रोह की चिंगारी कहां से लगी? सरकारी नौकरियों में एक कोटा सिस्टम से। स्टूडेंट्स का कहना था कि यह सिस्टम काबिलियत को नहीं बल्कि जान पहचान को बढ़ावा देता है और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जरूरत से ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इससे लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के मौके छिन रहे थे और जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरह शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते सरकार के करप्शन और तानाशाही के खिलाफ एक पूरे देश का आंदोलन बन गया। और इसके बाद तो जो हुआ वो बिजली की रफ्तार से हुआ। कुछ ही हफ्तों में ये प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो सालों से पावर में थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया और देश को संभालने के लिए नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। ये एक ऐसा पावर शिफ्ट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्रांति का जोश जल्द ही असलियत की जमीन से टकराया। नई सरकार को पुरानी रूलिंग पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले देश के बिखरे हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करें या फिर जल्द से जल्द नए चुनाव करवाएं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री और उन्हें सजाए मौत। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के शिखर से गिरने की, सड़कों पर उतरे गुस्से की और हाँ, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के बीच मची खींचतान की। जी हाँ, ये सच है। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में से एक शेख हसीना अब मौत की सजा का सामना कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये फैसला बांग्लादेश को आखिर लेके सो जाएगा। क्या ये एक नई स्थिर शुरुआत है या फिर किसी बहुत गहरे संकट की बस एक दस्तक? तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए जरा इस पूरे घटनाक्रम को तेजी से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2024 के मध्य में, जब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। अगस्त आते आते हालात इतने बदले कि शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और उन्होंने भारत में शरण ले ली। और फिर साल खत्म होते होते वो फैसला आया जिसने सबको सच में चौंका दिया। तो चलिए अब इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा था, वो आखिर मौत की सजा तक कैसे पहुंच गया? इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक संस्था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT। ये ढाका में बनी एक खास अदालत है जिसे इसी तरह के मामलों के लिए बनाया गया था। और इसी अदालत में फैसला सुनाया कि शेख हसीना मानवता के खिलाफ हुए अपराधों की दोषी हैं। और देखिए, आरोप कोई मामूली नहीं है, बेहद गंभीर है। 453 पन्नों का यह फैसला बताता है कि हसीना पर इल्जाम है कि उन्होंने न सिर्फ घातक बल का आदेश दिया, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया। और वो अकेली नहीं है, उनके साथ उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ को भी दोषी पाया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस फैसले ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग पूछ रहे हैं, क्या ये न्याय हुआ है? और दूसरी तरफ गहरा शक है कि कहीं ये अपने राजनीतिक दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने की एक चाल तो नहीं। और जब आप दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं ना, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। देखिए, एक तरफ है ट्रिब्यूनल जो कहता है कि हमारे पास पुख्ता जांच है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, यहां तक कि रिकॉर्डेड फोन कॉल्स भी सबूत के तौर पे हैं। वहीं हसीना के समर्थक साफ कहते हैं कि यह सब एक दिखावा है जिसका असली मकसद बस उन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना है। शेख हसीना ने खुद इस अदालत को कंगारू कोर्ट कह दिया है। उनका सीधा आरोप है कि ये अदालत निष्पक्ष है ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के इशारों पर काम कर रही है ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जा सके। और इस सब के पीछे टाइमिंग का भी एक बड़ा खेल है। अगला चुनाव होना है 2026 में। हसीना के समर्थकों का मानना है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा सिर्फ इसीलिए है ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो उस चुनाव में खड़ी ना हो पाए। इस फैसले की गूंज बांग्लादेश की सीमाओं से बहुत दूर तक जारी है और 2 राजधानियां हैं जो इसे बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं, एक वॉशिंगटन और दूसरी नई दिल्ली। ये दोनों ही देश, आप कह सकते हैं, एक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहे हैं। अमेरिका के लिए स्थिरता, व्यापार और आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, लेकिन वो मानवाधिकारों की अनदेखी भी नहीं कर सकता।
और भारत के लिए तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा है। एक तरफ प्रत्यर्पण का दबाव, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी। और यहीं पे आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश ने भारत से बाकायदा हसीना को प्रत्यर्पित करने यानी वापस भेजने की मांग की है। अब क्या नई दिल्ली अपने एक पुराने और करीबी सहयोगी को ऐसे देश में वापस भेजेगी जहां उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द है। तो अब आगे क्या? ये फैसला बांग्लादेश को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से हर रास्ता अनिश्चितता और सवालों की तरफ ही जाता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में हमें इन 4 खास बातों पर नजर रखनी होगी। पहली, हसीना के समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण को लेकर यह तनाव कहां तक जाता है। तीसरा, क्या इस माहौल में 2026 का चुनाव निष्पक्ष हो भी पाएगा। और चौथा, अमेरिका इस पूरी सिचुएशन में क्या रोल निभाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये फैसला बांग्लादेश के लिए एक नया मोड़ साबित होगा जहां से कानून का राज मजबूत होगा, या फिर ये देश को और भी गहरे अंधेरे और अस्थिरता की तरफ धकेल देगा? जवाब जो भी हो, ये तय है कि दक्षिण एशिया का भविष्य इस एक फैसले से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है।